नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 19वीं सदी के एक ऐसे ग्रंथ की जिसका शीर्षक ही अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। तो इस किताब का नाम है विचार सागर, मतलब विचारों का समंदर। जरा सोचिए, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी का एक पूरा का पूरा महासागर एक ही किताब के अंदर। तो ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो एक तरह से न्योता है एक गहरे दार्शनिक समुद्र में डुबकी लगाने का। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि इतने बड़े और गहरे महासागर में कोई अपना रास्ता कैसे तलाशेगा। और बस यहीं पर आज का हमारा ये विश्लेषण काम आता है। हम इस महासागर के लिए एक नक्शा बनाने की कोशिश करेंगे जो हमें इसकी धाराओं को, इसकी गहराइयों को समझने में मदद करेगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर महान रचना के पीछे एक रचनाकार होता है। विचार सागर की कहानी भी किसी किताब से नहीं, बल्कि ज्ञान की तलाश में निकले एक इंसान से शुरू होती है। इनका नाम था स्वामी निश्चल दास जी महाराज, और इस ग्रंथ को ठीक से समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि पहले हम उनके जीवन की उस यात्रा को समझें जिसने इस कमाल की रचना को जन्म दिया। स्वामी निश्चल दास जी का जन्म लगभग संवत 1848 यानी करीब 1791 ईस्वी में हुआ था। उनका जो शुरुआती जीवन था वो ज्ञान की एक ऐसी प्यास से भरा था जो कभी बुझती नहीं थी, और यही प्यास उन्हें भारत के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्रों तक खींच ले गई। उनकी यात्रा को देखें तो उनके समर्पण का पता चलता है। हिसार में जन्म हुआ, फिर दिल्ली में अपनी जबरदस्त याददाश्त का लोहा मनवाया, और उसके बाद वाराणसी में 20 साल से भी ज्यादा समय तक वेदों का गहरा अध्ययन किया। 35-36 साल की उम्र तक आते आते वो एक बहुत बड़े विद्वान बन चुके थे। ये ज्ञान के लिए एक तपस्या ही थी जो संवत 1900 में पूरी हुई, जब बूंदी के राजा ने उनसे इस महान ग्रंथ को लिखने की गुजारिश की। तो ये तो बात हुई लेखक की। अब आते हैं उनके काम पर। विचार सागर सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये वेदांत के मुश्किल दर्शन को समझने के लिए एक गाइड की तरह है, एक नक्शे की तरह। और एक बड़ी दिलचस्प बात है, इस किताब की जो बनावट है वो भी विचारों के महासागर वाली बात को सही साबित करती है। इसके चैप्टर्स को तरंग यानी लहरें कहा गया है। ये सिर्फ कोई पोएटिक नाम नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे एक विचार की लहर दूसरी को जन्म देती है और पढ़ने वाले को धीरे धीरे ज्ञान के सागर में और आगे ले जाती है। अच्छा, इन तरंगों में गोता लगाने से पहले जरा जल्दी से ये समझ लेते हैं कि आखिर ये वेदांत है क्या। देखिए, वेदांत का मतलब है वेदों का अंत। ये हिंदू दर्शन की 6 मुख्य धाराओं में से एक है, जो उपनिषदों के सार और उनकी फिलॉसफी पर ध्यान देती है। एक तरह से ये वास्तविकता, आत्मा और ब्रह्मांड के स्वभाव जैसे सवालों के जवाब खोजने की कोशिश है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि विचार सागर किसी एक सोच का प्रचार नहीं करता। इसकी सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि ये वेदांत के अंदर जो अलग अलग विचारधाराएं हैं उनकी एक तुलनात्मक स्टडी पेश करता है, बिल्कुल एक नक्शे की तरह जो हमें अलग अलग रास्ते दिखाता है। इसमें जो सबसे अहम धारा है वो है अद्वैत वेदांत। इसका मूल सिद्धांत है अद्वैत, यानी दो नहीं। इसके मुताबिक सिर्फ एक ही परम सत्य है, और वो है ब्रह्मा, मतलब परम वास्तविकता। ये जो दुनिया हम देखते हैं, हमारी अपनी आत्मा, ये सब आखिर में उसी एक ब्रह्म का हिस्सा हैं, उससे अलग कुछ भी नहीं। अब इसके सामने एक और अहम धारा है, विशिष्टाद्वैत वेदांत। ये भी मानता है कि ब्रह्म ही सर्वोच्च है, लेकिन एक बहुत बड़े फर्क के साथ। ये कहता है कि हमारी आत्माएं और ये भौतिक दुनिया कोई भ्रम नहीं है, बल्कि ये भी असली हैं और ब्रह्म के ही खास अंग हैं। मतलब यहाँ अद्वैत तो है, पर कुछ विशिष्ट योग्यताओं के साथ। तो फिर इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो क्या है? देखिए, अद्वैत के लिए असल में सिर्फ ब्रह्म ही सच है, और ये दुनिया एक तरह का भ्रम है जिसे माया कहा गया, और यहाँ मोक्ष का रास्ता ज्ञान से होकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ विशिष्टाद्वैत में ब्रह्म, आत्माएं और ये दुनिया तीनों को असली माना गया है, और यहाँ मोक्ष का रास्ता भक्ति है। बस यही जो बुनियादी फर्क है ना, यही विचार सागर को समझने की चाबी है। लेकिन विचार सागर का असर सिर्फ फिलॉसफी तक ही सीमित नहीं था। इसका एक बहुत बड़ा भाषाई और सामाजिक असर भी था, जिसने इसे क्रांतिकारी ग्रंथ बना दिया। जरा उस समय के बारे में सोचिए। दर्शन और धर्म से जुड़े जितने भी गहरे ग्रंथ थे वो सब पारंपरिक तौर पर संस्कृत में लिखे जाते थे, और संस्कृत कुछ गिने चुने विद्वानों और पंडितों तक ही सीमित थी।
लेकिन स्वामी निश्चल दास ने एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने विचार सागर को संस्कृत में नहीं बल्कि हिंदी में लिखा, उस जुबान में जिसे आम लोग बोलते और समझते थे। और जैसा कि किताब की भूमिका में भी लिखा है, ये एक सोचा समझा फैसला था। उन्हें कहा गया था, निगम, हिंदी में विचार सागर एक बहुत ही उपयोगी ग्रंथ होगा। ये ज्ञान को कुछ लोगों की जागीर से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाने का एक मिशन था। और इसका नतीजा क्या निकला? इस एक कदम ने मुश्किल से मुश्किल फिलॉसफी को लाखों लोगों के लिए आसान बना दिया। ये किताब इतनी पॉपुलर हुई कि इसके 100 से भी ज्यादा संस्करण और कमेंट्रीज छपीं। इसने सचमुच ज्ञान के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। तो सवाल यह है कि आज विचार सागर की क्या अहमियत है, इसकी विरासत क्या है? सच कहूं तो इसकी विरासत बहुत गहरी और दूर तक फैली हुई है। अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो विचार सागर वेदांत की पढ़ाई के लिए एक एंट्री गेट की तरह है। ये गहरे दार्शनिक विचारों और आम लोगों के बीच एक पुल का काम करता है। ये मुश्किल सिद्धांतों को समझने के लिए एक नक्शा देता है, और तो और ये कई आध्यात्मिक आंदोलनों के लिए एक बुनियादी ग्रंथ बन गया। आखिर में इसने जो किया वो वाकई कमाल था। इसने विचारों के एक विशाल डरावने महासागर को ज्ञान के एक ऐसे समुद्र में बदल दिया जिसमें कोई भी सही मार्गदर्शन के साथ सफर कर सकता है। इसने ज्ञान को आसान और सुलभ बना दिया। और ये हमें एक आखिरी सोच पर लाकर छोड़ता है। 19वीं सदी का ये ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि सच क्या है, आत्मा क्या है, जीवन का मकसद क्या है। ये ऐसे सवाल हैं जो हमेशा से इंसान के लिए जरूरी रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से शाश्वत सवाल हैं जिन्हें खोजना और समझना वाकई में मायने रखता है।